हे एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सोशल साइंस के जो क्वेश्चन कर रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर के उसका 13th, 14th और 15th क्वेश्चन करेंगे, जिसमें जो 14th क्वेश्चन है उसके अंदर 2 चॉइस दे रखी हैं, तो इस तरह से 4 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में भी। तो देखो, ये 13th क्वेश्चन है यहाँ पे, आधुनिक संचार के साधनों में इंटरनेट की महत्ता को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट इन मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंटरनेट की इंपॉर्टेंस बतानी है, कहाँ कहाँ पे इंटरनेट का यूज़ होता है। हम अपनी डेली लाइफ में हर जगह करते हैं, चाहे तो हम पढ़ाई करते हैं इंटरनेट के थ्रू, या फिर हम शॉपिंग करते हैं या पेमेंट करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो आप यही सब चीज़ें बस इसके अंदर लिखनी है। आप इसको चाहे तो देख लो, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ, तो आप इसको खुद से लिख सकते हो। देखो, आज इंटरनेट हमारे दैनिक जीवन में अपरिहार्य हो गया है। अपरिहार्य मतलब जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इंटरनेट का उचित उपयोग हमारे जीवन को आसान, तेज़ और सरल बनाता है। लाइफ इजी तो होती है इंटरनेट की हेल्प से, है ना। इंटरनेट व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए तथ्यों और आंकड़ों, सूचना और ज्ञान के साथ हमारी मदद करता है। हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इंटरनेट पे। छात्रों के जीवन भर सीखने के लिए इंटरनेट एक बेहतरीन मंच है। वे नई चीज़ें सीखने के लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं और यहाँ तक कि ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन भी ले सकते हैं, सर्टिफिकेट भी मिलते हैं, कोचिंग ले सकते हो, है ना। इंटरनेट की मदद से कोई भी उत्पादों को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है। हम जोमेटो से या कहीं से, अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं इस तरीके से। निस्संदेह इंटरनेट वर्तमान समय में संचार का सबसे सशक्त माध्यम है। ये दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों को मुफ्त और तेज़ी से जोड़ता है। जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू हम लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ई वॉलेट, इन सब की फैसिलिटी मिलती है। तो ये सारे इंटरनेट के यूज़ हैं। इसको आप बिना पढ़े, अगर आपने नहीं भी पढ़ा, ऐसे ही आ गया एग्जाम में क्वेश्चन, तब भी आप इसको कर सकते हो। ऐसे इंग्लिश में देखो, टुडे द इंटरनेट हैज़ बिकम अनअवॉइडेबल इन आवर डेली लाइफ। एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ द इंटरनेट मेक्स आवर लाइफ ईजी, फास्ट एंड सिंपल, है ना। बहुत सिंपल सा चीज़, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है कि इंटरनेट से हमारी लाइफ ईजी हो गई है, फास्ट हो गई है। द इंटरनेट हेल्प्स अस विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज फॉर पर्सनल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो इंटरनेट के थ्रू आपको मिल जाएगी। द इंटरनेट इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। They can use the internet to learn new things and even acquire degree through online education programs. डिग्री भी एक्वायर कर सकते हो, कोचिंग ले सकते हो, किसी भी टाइप की स्टडी कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू। With the help of the internet, anybody can order products online. ऑनलाइन आप शॉपिंग कर सकते हो। Without a doubt, the internet is the most powerful medium of communication at present. It connects people across different parts of the world free and fast. सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। The internet facilitates इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एंड ई वॉलेट, ये सारी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हो, आपको बैंक में कहीं नहीं जाना, कैश अपने साथ नहीं रखना, सब कुछ आप इंटरनेट के थ्रू बहुत इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, दबाव समूह क्या है। दबाव समूह राजनीति पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। व्हाट इज प्रेशर ग्रुप, हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। तो देखो क्या होता है दबाव समूह। एक दबाव समूह एक ऐसा संगठन है जो विरोध और प्रदर्शनों के माध्यम से सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। यानी दबाव समूह वो होते हैं जो इस तरह का कोई भी ग्रुप जो सरकार पे दबाव डाल के अपनी बातें मनवाए। दबाव समूह तब बनते हैं जब समान विचारधारा वाले लोग समान उद्देश्यों के लिए एक साथ मिलते हैं। तो ग्रुप बनेगा, काफ़ी सारे उसमें लोग होंगे, सबकी एक ही जैसी विचारधारा हो, लेकिन वो कोई राजनीतिक दल नहीं होगा, ठीक है। राजनीति कई तरह से दबाव समूह और आंदोलनों से प्रभावित होती है। यानी किस किस तरीके से ये प्रभावित कर पाते हैं। देखो, दबाव समूह मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, याचिका दायर करके, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कहीं पे भी बैठकें आयोजित करके, सूचना अभियान चलाकर दबाव समूह अपनी गतिविधियों के लिए सहानुभूति और समर्थन हासिल करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये धरना प्रदर्शन भी करते हैं, ये सब हड़ताल करते हैं। सरकारों को उनकी मांगों पर ध्यान देने के लिए मजबूर करने के लिए कर्मचारी संघों, श्रमिक संगठनों सहित अधिकांश आंदोलन समूहों ने हड़ताल जैसी विरोधी गतिविधियों का आयोजन करके सरकारी कार्यक्रमों को बाधित किया है। मतलब ये सब इन अलग अलग तरीक़ों से सरकार पे प्रेशर डालते हैं अपनी बातें मनवाने के लिए। इसी तरह के ऐसे जो ग्रुप होते हैं उनको प्रेशर ग्रुप कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं, क्योंकि सरकार पे दबाव डाल के अपनी बात मनवाते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि भाई आज भारत बंद है, आज बिहार बंद है, आज यूपी बंद है, तो ये सब वो हड़ताल होते हैं। इस तरह के संगठन ही करते हैं जिनको दबाव समूह कहा जाता है। इंग्लिश में देखो इसको, प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज थ्रू प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस।
प्रेशर ग्रुप्स आर फॉर्म्ड व्हेन पीपल विद सिमिलर ओपिनियंस गेट टुगेदर फॉर सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स। जब बहुत सारे ऐसे लोग जिनका सेम ओपिनियन हो, सेम ऑब्जेक्टिव हो, वो लोग इकट्ठे होते हैं तो तब प्रेशर ग्रुप बनता है और ये गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं प्रोटेस्ट करके। इन मैनी वेज पॉलिटिक्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। कैसे पॉलिटिक्स इनसे अफेक्ट होती है प्रेशर ग्रुप से? प्रेशर ग्रुप्स ट्राई टू इन्फ्लुएंस द मीडिया। ये मीडिया को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं बाय फिलिंग पिटिशंस, बाय ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स, बाय टेकिंग आउट इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स। प्रेशर ग्रुप्स ट्राई टू गेन सिंपैथी एंड सपोर्ट फॉर देयर एक्टिविटीज़ एंड टू अचीव देयर गोल्स। ये इस तरह की करके कैंपेन करके, प्रोटेस्ट करके, सिग्नेचर कैंपेन चला के ये सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं पब्लिक की, और सपोर्ट चाहिए होता है ताकि वो गवर्नमेंट से जो चाहिए होता है उनको, जिस चीज़ के लिए वो प्रेशराइज कर रहे हैं, वो उनको मिल जाए। In order to force government to take note of their demands, most of the movement group, including employee association, workers organization, disrupt the government programs by organizing protest activities like strike। तो फिर स्ट्राइक जैसी एक्टिविटीज़ को इस्तेमाल करते हैं और अपनी बातें मनवाने के लिए गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं। तो ये होता है काम प्रेशर ग्रुप का। इसके अंदर चॉइस में क्वेश्चन दे रखा है, भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए, उनके चुनाव चिन्ह का भी उल्लेख कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया? राइट द नेम्स ऑफ एनी टू नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल्सो मेंशन देयर इलेक्शन सिंबल। तो बताना है पहले कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं, फिर दो के नाम भी बताने हैं, कोई दो बता दो, और उनके जो चुनाव चिन्ह सिंबल हैं वो बताने हैं। तो देखो क्या होता है राष्ट्रीय राजनीतिक दल, वह पार्टी जो लोकसभा चुनावों या 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 6% हासिल करती है और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीती है, उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है। यानी कोई पार्टी है, जब लोकसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव का मतलब जब हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं, या फिर राज्यों के अंदर जो चुनाव होते हैं जब मुख्यमंत्री बनता है, विधानसभा चुनाव में कुल वोट जितने हैं उनका कम से कम 6% उसको मिलना चाहिए, और लोकसभा के चुनाव में 4 सीटें वो जीतनी चाहिए पार्टी। जो पार्टी इन सब मापदंडों पे खरी उतरती है फिर उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल के विभिन्न राज्यों में इकाइयाँ होती हैं, हर एक राज्य में इनके अलग, मतलब हर एक में तो नहीं, तो ज़्यादातर अलग अलग राज्यों में इनकी इकाई होती हैं। वे उन्हीं नीतियों, कार्यक्रमों और रणनीति का पालन करते हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर तय की जाती हैं। जैसे यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है राष्ट्रीय राजनीतिक दल के, एक तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह कमल है, दूसरी कांग्रेस जिसका पूरा नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका चुनाव चिन्ह हाथ है। तो अब जैसे बीजेपी है उसकी सारे राज्यों में इकाई है, उत्तराखंड में है, यूपी में है, बिल्कुल ऐसे अलग अलग उसमें है। तो भले ही वो अगर राज्य के अंदर जो बीजेपी है उसकी नीति और कार्यक्रम और रणनीति वही होगी जो राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी की है, तो सेम होती है पूरे उसके अंदर, जो राष्ट्रीय स्तर पे है वही राज्य स्तर पे होती है। इंग्लिश में देखो, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, a party that secures at least 6% of the total votes in Lok Sabha elections or assembly elections in 4 states and wins at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as a national party। जो पार्टी लोकसभा इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन होंगे 4 स्टेट के अंदर 6% कम से कम जो वोट है वो सिक्योर करे और 4 सीट्स लोकसभा में जीत पाए, तो ऐसी पार्टी को नेशनल पार्टी कहा जाएगा। National political party have units in various states. They follow the same policies, programs and strategy that is decided at the national level। ये जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होती है इनकी अलग अलग स्टेट के अंदर यूनिट्स होती हैं और उन सबकी पॉलिसी, प्रोग्राम और स्ट्रेटेजी सेम होती है। नाम पूछा है 2 पॉलिटिकल पार्टी का, एक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हो जाएगा और एक इंडियन नेशनल कांग्रेस हो जाएगा। बीजेपी का जो सिंबल है, इलेक्शन सिंबल लोटस है, कमल, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है हैंड यानी कि हाथ है। ये तो सभी को पता होगा। बताओ ऐसा कौन होगा जिसको बीजेपी का सिंबल नहीं पता होगा या कांग्रेस का सिंबल नहीं पता होगा, है ना। उसके बाद है 15th क्वेश्चन, सांप्रदायिकता क्या है, इसे समाप्त करने के उपाय बताइए। व्हाट इज कम्युनलिज्म, स्टेट द वे टू एंड इट। तो देखो कम्युनलिज्म या सांप्रदायिकता क्या होती है, जो अलग अलग रिलीजियन के, अलग अलग धर्मों के लोगों के अंदर झगड़े होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उनको कहा जाता है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता वह विचारधारा जो धार्मिक बहुलवाद से उत्पन्न होती है और एक सामाजिक संकट के रूप में मानी जाती है। जब कई धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं तो उसी से ये सांप्रदायिकता की विचारधारा पैदा होती है। सांप्रदायिकता को एक ऐसे उपकरण के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जो किसी राज्य में राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए विविध धर्मों की उपस्थिति में उत्पन्न होता है। कोई ऐसी पार्टी है
कि उसके जो उसकी साइड के लोग हैं, उसकी विचारधारा को मानने वाले लोग कहीं पे एक धर्म के लोग ज़्यादा हैं, तो वो पार्टी चाहती है कि लोगों के बीच झगड़ा पैदा हो, ताकि जो उस धर्म के एक पर्टिकुलर धर्म के लोग हैं वो फिर उसी पार्टी की तरफ आ जाएं। तो राजनीतिक लाभ करने के लिए जो कई राजनीतिक पार्टी हैं इस तरह के काम करती हैं, सांप्रदायिकता उत्पन्न करती हैं लोगों के बीच में। तो हम कैसे सांप्रदायिकता को समाप्त कर सकते हैं? ये जो धर्म के नाम पे आपसी झगड़े होते हैं, हमें विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ घुलना मिलना चाहिए, उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। हमें एक दूसरे की अच्छी प्रथाओं और विचारों को स्वीकार करना चाहिए। जो भी किसी धर्म के अंदर अच्छी चीज़ें, हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें अपनी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को तर्क संगत रूप में देखने और समझने में सक्षम होना चाहिए। हमें इन सवालों को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ कि किसी के अंदर आपने कुछ भी देखा वही उसके धर्म से जोड़ दिया कि इनका तो धर्म ही ऐसा है या इनके धर्म में ऐसे होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें उनको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। हमें उन आर्थिक, राजनीतिक या ऐतिहासिक कारणों की खोज करनी चाहिए जो धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है। हमें सोचना चाहिए, जानना चाहिए कि ऐसे कौन से कारण हैं जिससे धार्मिक सद्भाव है, लोगों के बीच, अलग अलग धर्मों के बीच जो प्रेम है वो बिगड़ता है, वो खराब होता है जिससे। तो ऐसे कौन से कारण हैं, उनको जानने की कोशिश करनी चाहिए और इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेना चाहिए। इंग्लिश में देखो, कम्युनलिज्म, द आइडियोलॉजी दैट राइजेस फ्रॉम द रिलीजियस प्लूरलिज्म एंड इज टू बी कंसिडर्ड एज ए सोशल मीनेस। तो इस तरह की आइडियोलॉजी जहाँ पे अलग अलग रिलीजन के होने से पैदा होती है, डिफरेंट ओपिनियन होते हैं जब लोगों के, वो आपस में टकराते हैं, तो उसी को कहते हैं कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ टूल दैट इज गिवन राइज टू इन द प्रेजेंस ऑफ डाइवर्स रिलीजन्स टू गेन पॉलिटिकल बेनिफिट्स इन ए स्टेट। एक पर्टिकुलर स्टेट में पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए भी कम्युनलिज्म का यूज़ किया जाता है। इस टेस्ट टू एंड कम्युनलिज्म, हम कम्युनलिज्म को कैसे एंड कर सकते हैं? वी शुड मिक्स विद पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस, वी शुड एक्सेप्ट द गुड प्रैक्टिसेस एंड आइडियाज़ ऑफ ईच अदर। हमें अलग अलग रिलीजन के लोगों के साथ मिलकर रहना चाहिए अच्छे से, उनके जो आइडियाज़ हैं, उनकी प्रैक्टिस हैं जो अच्छी हैं, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। वी शुड बी एबल टू लुक एट एंड अंडरस्टैंड आर इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स रैशनली। जो हमारी इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम है उनको हमें किसी रिलीजन से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। इस हर एक टाइप के जो क्वेश्चन उनको रिलीजन से नहीं जोड़ना चाहिए। We should search for the economic, political or historical reasons that are responsible for disturbing religious harmony. Religious harmony को डिस्टर्ब करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं हमें उनके बारे में पता करना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे रिलीजियस हार्मनी डिस्टर्ब हो लोगों के बीच में। ठीक है, तो 15 क्वेश्चंस हो गए हैं। इस वीडियो में इतना ही है। बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर कोई चीज़ ऐसी आपको समझ नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।